Hello and welcome to this YouTube channel. In this channel, we will try to cover all the syllabi regarding MSc Environmental Sciences offered by IGNOU. Dear students, first, the chapters which are included in MSc ENV and MEV 12 are first we will go through the introduction. The introduction covers the universe. Students, as we all know that our universe, which is almost about 13.8 billion years old, is an outcome of the commonly accepted Big Bang theory. That means जो हमारी ये पूरी यूनिवर्स है, जो हमारा भी ब्रह्मांड है, कायनात है, इसकी जो टोटल एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स। तो ये जो थ्योरी है हमारी जो इसको सपोर्ट करती है वो बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स है इसमें गैलेक्सीज़ हैं और स्टार्स हैं। जो हमारा सूर्य है, जो सन है, वो इस सिस्टम का एक हिस्सा है। इट सेज दैट आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, वो इस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और ये जो सोलर सिस्टम है ये इस गैलेक्सी का हिस्सा है, जिस गैलेक्सी को हम मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी probably comprises tens of billions of other solar system identical to ours। ये जो हमारी आकाश गंगा है इसमें हमारे जैसे जो हमारा सौरमंडल है इसके जैसे सोलर सिस्टम्स और भी हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हमारी मिल्की वे में हैं। आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेस सन। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका जो सेंट्रल फिगर है वो सन है, द स्टार एट द सेंटर एंड इट्स प्लैनेट्स दैट इज़ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून विच रिवॉल्व राउंड इट। हमारा जो सौरमंडल है इसके सेंटर में सूर्य है और दूसरे प्लैनेट्स हैं जिनमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे जो हैं इसमें इसके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व राउंड होते हैं। प्लूटो वॉज अर्लियर कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो ये प्लूटो है, जो हमारा प्लूटो एक प्लैनेट है, वो पहले तो इस सौरमंडल का हिस्सा हुआ करता था, but has been lately in the year 2006 deprived of the fame by International Astronomical Union। लेकिन क्या हुआ कि 2006 के बाद जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम IAU भी बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अभी इस सौरमंडल का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि आपको पता होगा जो प्लूटो है ये जो अपने ऑर्बिट से बहुत ही दूर चला गया है, तो इस वजह से हम इसको अब सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अब हमारे सोलर सिस्टम में ये दिखाई नहीं देता है। द erstwhile 9th planet Pluto is no longer considered as a planet, और इसको अब हम प्लैनेट की हैसियत से भी कंसिडर नहीं करते हैं। The 8th planet are further divided into inner set of planets and outer set of planets। अब जो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, एक तो इनमें जो डिवीज़न होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं और सोलर सिस्टम के जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, तो इसमें ये डिवाइड होते हैं। द इनर सेट्स ऑफ प्लैनेट्स कंप्राइजेस द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स नियर टू सन। अब जो ये अंदर वाला प्लैनेट का हिस्सा है, जो इनर प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम के अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, वो 4 प्लैनेट्स हैं। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनमें हम मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को कंसिडर करते हैं। ये चारों सोलर सिस्टम के अंदर वाले हिस्से में आ जाते हैं। और अर्थ इज़ वन ऑफ द इनर 4 प्लैनेट्स। हमारी जो अर्थ है ये इन चारों में से एक अंदरूनी जो है हिस्से वाला प्लैनेट है। दीज इनर प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब इनको हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड, और ये जो है ये प्लैनेट्स जो है इनमें सॉइल पाई जाती है, लैंड पाई जाती है और लैंड वाले एट्रीब्यूट्स भी पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
The four planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are designated as outer planets. ये जो बाकी 4 planets हैं इनको हम designate करते हैं as the outer planets. और ये जो सोलर सिस्टम के जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर 1.1 आपका सोलर सिस्टम का दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो आउटर प्लैनेट्स एज वेल एज द इनर प्लैनेट्स. ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनके अलावा बिसाइड्स दीज प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम हैज़ डिवार्फ प्लैनेट्स. दैट मीन्स बहुत ही छोटे प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं. एस्ट्रॉयड बेल्ट है, कॉमेट्स है और अदर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. यानी कि जो भी बॉडीज़ स्पेस में रहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स हैं, कमेट्स हैं, ये सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं. तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो हैं डिवार्फ. डिवार्फ मीन्स बहुत ही छोटे हैं या कि ना होने के बराबर हैं. तो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स के बारे में. यूनिवर्स कितना पुराना है, इसकी एज क्या है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हमारा सोलर सिस्टम फॉर्मेशन एंड प्लानिटरी डिफरेंशिएशन. 1.2 Solar System Formation and Planetary Differentiation. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि निबुलाe हाइपोथेसिस क्या है और हमारा सोलर सिस्टम जो है हमारा वो कैसे बना. Nibular hypothesis is the most commonly accepted hypothesis to explain the formation of our solar system. निबुलाe हाइपोथेसिस जो है वो ये हाइपोथेसिस जो है ये कॉमनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है जिसको हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बनने को एक्सप्लेन करती है कि कैसे बना. द निबुलाe gaseous materials were composed predominantly of hydrogen and helium gases. Besides dust-sized material chemically identical to materials found on Earth. ये जो निबुलाe है ये एक गैस आकार का कोई कंपाउंड है, कोई चीज़ है जो गैसियस है, गैसियस मटेरियल है. इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होते हैं और इसके अलावा इसमें डस्ट साइज्ड जो मटेरियल है, डस्ट के साइज़ का मटेरियल, छोटा सा मटेरियल, वो मटेरियल जो कि आइडेंटिकल है उन मटेरियल्स के साथ जो हमारी अर्थ या हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं. दैट मीन्स जो निबुला है, निबुलाe दोनों चीज़ों से बना हुआ है, गैसेस से और अर्थली मटेरियल से. The nebulae was supposedly rotating slowly under the influence of gravity. कहा जाता है जो निबुलाe था ये रोटेट करता था स्लोली, आहिस्ता से रोटेट करता था ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर. यानी कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस था क्योंकि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका जो है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके एक दूसरे के साथ उनको जोड़ता है, दूसरा कि दूसरे जो सोलर सिस्टम्स हैं, दूसरे गैलेक्सीज़ हैं उनके साथ एक गैलेक्सी को दूसरे गैलेक्सी के साथ जो जोड़ता है वो भी एक किस्म का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है. तो ये जो निबुला था और जो गैसेस थे इसमें गैसेस प्लस द मैटर विच वाज लाइक द मटेरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ दैट वाज डस्ट साइज्ड पार्टिकल, वो सब एकजुट थे, बिल्कुल बंधे हुए थे बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. द निबुला वाज सपोजिडली रोटेटिंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. This slow rotation of the dispersed nebulae led to its contraction because of influence of gravity. तो जो आहिस्ता आहिस्ता से रोटेट करता हुआ निबुलाe जो था, क्योंकि ये आहिस्ता से रोटेट कर रहा था, the rotation of the dispersed nebulae led to its contraction. तो रोटेशन की वजह से इसमें कंट्रैक्शन आना शुरू हो गया. कंट्रैक्शन जो है वो एक किस्म का मोशन है, सिकुड़ता है फैल जाता है, सिकुड़ता है फैल जाता है. यानी कि जो कंट्रैक्शन है इसमें एक मोशन आने लगा. इट वाज ड्यू टू द रोटेशन. ये जो एक तो आप खुद से ही ये रोटेट कर रहा था, दूसरा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. तो इन दो चीज़ों से क्या हुआ, एक फोर्स पैदा हुआ जिस फोर्स की वजह से इसमें कंट्रैक्शंस आ गई. द कंट्रैक्शन फर्दर लेड टू द फास्टर रोटेशन ऑफ द मटेरियल एंड फाइनली फ्लैटनिंग ऑफ द निबुलाe इनटू अ डिस्क शेप. तो कंट्रैक्शन से क्या हुआ, फर्दर रोटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई और जो फाइनली जो निबुलाe था वो फ्लैटन हो गया, वो फ्लैट हो गया और एक डिस्क शेप जो है, डिस्क का आकार इसने लिया. तो पहले जो गैसेस आकार का था इसमें मटेरियल था, डस्ट मटेरियल था लाइक दैट ऑफ द अर्थ. अब ये जो निबुला है ये सॉलिड बन गया, डिस्क शेप का बन गया.
Gravity resulted in the accumulation of the matter of the nebulae at the center, giving rise to a proto-sun. तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो सेंटर था, निबुले का सेंटर था, अगर हम इसको एक डिस्क आकार का मानेंगे, उसके बाद इसका सेंटर जो है यानी कि गोल डिस्क का सेंटर जो है, सेंटर मोस्ट पार्ट है, उसमें डिपॉजिशन होने लगा मैटर का, जो मटेरियल था उस पर डिपॉजिट होने लगा, और वही मटेरियल जो है वो एक प्रोटो सन की हैसियत से बढ़ने लगा। दैट मीन्स जो सन का पहला फेज़ था इट वाज द प्रोटो सन, जो कि निबुले के सेंटर में बन रहा था, द प्रीडिसेसर ऑफ द प्रेजेंट सन, जो कि आज के सूर्य का प्रीडिसेसर है, उससे पहले जो आया है वो प्रोटोटाइप था। द मैटर इन द प्रोटो सन कंडेंस्ड, हायर टेम्परेचर्स इन द इनर रीजन एंड लेस डेंस आउटर रीजन्स। अंदर वाला रीजन जो था वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर्स थे, हायर टेम्परेचर्स थे, और लेस डेंस आउटर रीजन्स, और जो आउटर रीजन्स थे इसके वो बहुत कम ही लेस डेंसली जो थे, इनकी डिपोजिशन हो गई वहाँ पे मैटर की, तो टेम्परेचर उतना नहीं, बट ये जो अंदर वाला इनर रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लेड टू एक्रेशन ऑफ फाइन डस्ट मटेरियल्स इनटू प्लैनेटेसिमल्स दैट इज़ फ्यू किलोमीटर्स इन साइज। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, एक्रीशन हो गई। एक्रीशन मीन्स अगेन द डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया, डिपोजिशन ऑफ द मैटर, फाइन मैटर इतना ज़्यादा, ये प्लैनेटेसिमल्स बनने शुरू हो गए, जिनकी विड्थ जो थी कुछ 5 किलोमीटर्स जितनी थी। जब द planetesimals collided and combined to form larger bodies that is the size of a moon। यही प्लैनेटेसिमल जो थी ये जब कोलाइड हो गए, आपस में टकराने लगे, कंबाइन हो गए, और उन्होंने मून जैसी बॉडीज़ को जन्म दिया। यानी कि जो हमारा सैटेलाइट है मून, वो इस प्रोसेस से बन गया बाय द कोलिजन ऑफ द प्लैनेटेसिमल्स। दिस continued with more collisions under the effect of gravity। तो ये जो collisions हैं ये continuously चलते रहे under the effect of gravity, finally giving rise to the planets। और सैटेलाइट भी इसी से बन गया, हमारा मून भी इसी से बन गया, और हमारे जो दूसरे ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो भी इसी से बन गए। The process of planet formation was completed approximately in a time span of 10 million years। अब जो ये प्लैनेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था ये कितने सालों में, कितने मिलियन ईयर्स लगे, इसमें 10 मिलियन ईयर्स लगे आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द nebulae। The inner 4 planets are known as terrestrial planets owing to their being like Earth। अब मैंने पहले भी बोला था कि जो inner 4 planets हैं, जो हमारा अर्थ है, इसकी वजह से, क्योंकि उनमें भी टेरेस्ट्रियल एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक अवर अर्थ, सो दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो द वोलेटाइल मटेरियल्स फ्रॉम दीज प्लैनेट्स वेर बॉइल्ड अवे बिकॉज ऑफ देयर नियरनेस टू द सन। अब जो इन 4 प्लैनेट्स में जो वोलेटाइल मटेरियल्स थे, वोलेटाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें जो वे जो मटेरियल्स थे, वोलेटाइल मटेरियल जो थे इन 4 प्लैनेट्स में, जिनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, वो क्यों जल्दी जल्दी बॉयल हो गए, क्योंकि वो सन के नज़दीक थे, एंड ऑल्सो ब्लोन अवे बाय द सोलर विंड्स फॉर ऑफ फ्रॉम द सन फॉर्मिंग द कोल्ड गैसेस आउटर प्लैनेट्स। तो क्या हो गया, ये जो वोलेटाइल मटेरियल्स हैं वो सोलर विंड्स की वजह से दूर होते गए सन से, और उन्हें क्या बनाया, कोल्ड गैसेस आउटर प्लैनेट्स। और जो बाहर वाले प्लैनेट्स थे, जो सर्द प्लैनेट्स थे, जो आउटर ऑर्बिटर्स में रहते हैं, जो सोलर सिस्टम के आउटर हिस्से में रहते हैं, उनसे बन गए। द इनर प्लैनेट्स कंप्राइज रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, इनमें क्या है, इनमें रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स पाए जाते हैं, मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, निकल वो पाए जाते हैं, धात के मटेरियल्स पाए जाते हैं। द आउटर जेंट प्लैनेट्स आर प्रोबेबली फॉर्म्ड ऑफ रॉकी सिलिका एंड आयरन रिच कोर्स रिम्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब जो आउटर जेंट प्लैनेट्स हैं, जो आउटर वाले प्लैनेट्स हैं, शायद प्रोबेबली वो किससे बने हैं, फॉर्म्ड ऑफ रॉकी सिलिका एंड आयरन रिच कोर्स, उनमें भी सिलिका है, आयरन जो है उनमें भी है, रिम्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम, और उसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम की परत। प्लूटो आफ्टर लूजिंग इट्स ग्लोरी एज अ प्लैनेट इज गिवन द स्टेटस ऑफ डिवार्फ प्लैनेट। अब जो हमारा प्लूटो है वो कहाँ चला गया, क्योंकि पहले ही बोला था कि वो जो उसकी हैसियत एज अ प्लैनेट थी वो तो खो चुका था,
क्योंकि ना ही वो अपने ऑर्बिट में रहता है और ना ही हमारे सोलर सिस्टम में, तो क्या है, वो तो दूर चला गया है। तो इसकी वजह से उसकी जो ग्लोरी थी, शान थी एज अ प्लैनेट, वो तो खो चुका। अब उसका जो स्टेटस है, जो उसका दर्जा है, वो एक डिवार्फ प्लैनेट है, एक छोटा सा प्लैनेट है कंपोज्ड ऑफ ए फ्रोजन मिक्सचर ऑफ गैसेस, आइस एंड रॉक। उसमें क्या है, उसमें एक मिक्सचर है किस चीज़ का, गैसेस का, आइस का, बर्फ़ का और रॉक्स का। द सोलर सिस्टम हैज़ एन एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब सोलर सिस्टम जो है, इसमें एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी होता है। एस्ट्रॉयड जो है वो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, विच होस्ट्स द प्लैनेटेसिमल एस्ट्रॉयड्स। और ये जो मार्स और जुपिटर है, यही इनको होस्ट करते हैं। आप समझो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स हैं, मतलब as compared to the planets they are small, but as compared to other celestial bodies they are big enough. Asteroid belt जो है which is formed between Mars and the Jupiter, इनको होस्ट करता है मार्स एंड जुपिटर, क्योंकि इनके जो पदार्थ है उनसे एस्ट्रॉयड्स बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। The asteroid belt has over 10,000 asteroids. Size of the asteroid varies between 10 kilometers to 930 किलोमीटर्स। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इनमें ओवर 10,000 एस्ट्रॉयड्स रहते हैं और इनके जो साइज़ हैं वो वेरी करते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 930 किलोमीटर्स। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज सिरस विद अ डायमीटर ऑफ 930 किलोमीटर। सबसे बड़ा जो है सिरस है और उसका जो डायमीटर है, अगर उसको एक सर्कल की हैसियत से लेंगे तो उसका जो डायमीटर है, उसको सीफियर की हैसियत से लेंगे तो डायमीटर 930 किलोमीटर्स है। द टाइनी ब्रोकन पीसेस फ्रॉम एस्ट्रॉयड स्ट्राइक अर्थ एंड आर कॉल्ड मीटेओराइट्स। अब जो इनके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, पत्थर जो हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, उन पत्थरों को हम मीटेओराइट्स कहते हैं। ये जो मीटेओराइट्स हैं अभी कैसे बनते हैं, जब भी एस्टेरॉयड स्ट्राइक करते हैं अर्थ के साथ या एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो छोटे छोटे पत्थर टूटते रहते हैं और वो ज़मीन से टकराते हैं, जिनको हम मीटेओराइट्स कहते हैं। कमेट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ डस्ट एंड आइस। अब जो कमेट्स है वो क्या है, वो एग्रीगेट्स हैं जिनमें डस्ट है और आइस है। देयर आर प्रोबेबली मैनी मिलियंस ऑफ कमेट्स प्रेजेंट बियॉन्ड द आउटर प्लैनेट्स। अब क्या है, जो कमेट्स है विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डस्ट एंड आइस, दे आर इन मिलियंस, वो भी मिलियंस में है। और वो कहाँ होते हैं, बियॉन्ड द आउटर प्लैनेट्स के बाहर वाले हिस्से में। जो भी आउटर प्लैनेट्स हैं उनसे भी दूर होते हैं हमारे कमेट्स। एट टाइम्स अ कमेट एंटर्स द इनर सोलर सिस्टम आइडेंटिफाइड एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट विद अ ट्रेल ऑफ गैसेस। कभी कभार क्या होता है, कोई भी कमेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जब दाखिल होता है, इनर सोलर सिस्टम के अंदर जब दाखिल होता है, जिसमें पृथ्वी जैसे 4 ग्रह रहते हैं, उसमें ये ऐसे लगता है कि जैसे एक ब्राइट ऑब्जेक्ट, कोई चमकीली चीज़ जिसके पीछे एक दुम होती है, टेल होती है, वैसा लगता है। तो जब हम उसको ज़मीन से देखते हैं, कभी पृथ्वी से देखते हैं, तो क्या होता है, हमें लगता है कि कोई तारा है जिसके पीछे कोई चमकीली चीज़ है या उसकी एक टेल है। वो जो टेल है वो गैसेस की होती है और ये जो चीज़ होती है, उन्हें कोई प्लैनेट होता है ना स्टार होता है, बल्कि एक कमेट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। अब ज़मीन कैसे बनी, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसके 3 हिस्से हैं, कोर है, मैंटल है और क्रस्ट है। आते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, क्या ये पहले से ही, दैट मीन्स 4.56 बिलियन ईयर्स अगो, ये पहले से ही ऐसी थी, अ डिफरेंशिएटेड बॉडी, और वॉज होमोजीनियस। डिड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चेंज विथ पासिंग टाइम। क्या टाइम के जाते जाते अर्थ का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। व्हेन डिड द ओशियंस एंड वाटर बॉडीज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। अब जो पृथ्वी पे वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, ये कब वजूद में आई। हाउ डिड द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ फॉर्म्ड और चेंज फ्रॉम द इनिशियल एटमॉस्फेयर। तो कैसे बना हमारा एटमॉस्फेयर, पहले से ही ऐसा था या फिर चेंज हुआ। विच became conducive to survival of various life forms, जो कि अब ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी और conducive है, फेवरेबल है। When did life originate on this blue planet, जो हमारा पृथ्वी है, इस पे जो है
जो लाइफ है इस पे कब वजूद में आई। ऑल द कॉन्टिनेंट्स एट द प्रेजेंट टाइम स्टेशनड एट द सेम लोकेशन ड्यूरिंग द 4.5 बिलियन ईयर्स टाइम स्पान। क्या 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही ये जो अर्थ है इसके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या वो एक जगह जमा हुए थे? क्या वो एक जगह रहते थे? क्या वो एक ही स्थान पे जमे थे या फिर अलग अलग स्थानों पे? और how they occupied different positions. We will try to understand the forces operational within Earth which led to the differentiation of Earth's internal structure. अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं। हमारी जो अर्थ है इसमें 3 लेयर्स हैं। इसमें भी ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन है। इसमें है कोर, क्रस्ट और मेंटल। जो ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। कोर में अलग ग्रेविटेशनल पुल है, मेंटल में अलग है, क्रस्ट में अलग है। इनकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यूनिवर्सल फोर्स होता है। जो ग्रेविटी है अर्थ के हिसाब से, जो अर्थ है उसके लेयर्स के हिसाब से उसका जो अपर लेयर है उसमें कितना है, कोर में कितना है, मेंटल में कितना है, जितना जितना डायमीटर, जितना जितना रेडियस कम या ज़्यादा होता है उस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनर मोस्ट लेयर जो है कोर, उसके बाद हमारा मेंटल आता है, उसके बाद आउटर मोस्ट क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स अपर लेयर। द 3 लेयर्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तीनों हिस्से फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग है। आयरन निकल सेग्रीगेटेड इनटू द इनरमोस्ट कोर पार्ट। अब हम देखते हैं कि आयरन और निकल जो है ये जो पदार्थ हैं ये कोर में मिलते हैं ज़्यादा, whereas द लाइटर मटेरियल्स जो होते हैं, जो हल्के फुल्के मटेरियल्स होते हैं, सिलिकेट्स, वो अपर क्रस्ट में बनते हैं। द इंटरमीडिएट लेयर हैड बोथ लाइट एंड हैवी मटेरियल्स विच फॉर्म द मेंटल। अब जो बीच वाला पोर्शन है, इंटरमीडिएट लेयर है, उसमें दोनों चीज़ें होती है, लाइट भी हैवी भी, और उसको हम मेंटल बोलते हैं। द लाइटर मटेरियल ऑल्सो डिसिपेटेड हीट फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस। अब जो लाइटर मटेरियल है वही तो डिफ्यूज़ करता है हीट को। कोर में बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कोई गैसेस मटेरियल चाहिए। जो लाइटर मटेरियल है वही डिफ्यूज़ करता है हीट को। वो एक कंडक्टर की हैसियत से, या गैसेस जो है जो वो डिफ्यूज़ होते हैं, कोर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को कैरी करते हैं टूवर्ड्स द अपर पार्ट, टूवर्ड्स द क्रस्ट। द लाइटर मटेरियल्स आल्सो डिसिपेटेड द हीट फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस, thus कूलिंग द अर्थ। तो यहाँ क्या होता है, हीट जो है ये डिसिपेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में कमी आ जाती है, अर्थ को कूल करने में मदद करते हैं। जब ये हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम कोर टू द क्रस्ट, फ्रॉम कोर टू द मेंटल एंड देन टू द क्रस्ट, इट लेड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। और हीट जब डिस्ट्रीब्यूट होती है इवनली तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। दिस हीट ट्रांसफर फ्रॉम इंटीरियर टू ऑफ द सरफेस, द सरफेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रिमोर्डियल हीट। इसको हम प्रिमोर्डियल हीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमारा जो अर्थ है इसके जो लेयर्स हैं वो कितने मोटे हैं, उनकी थिकनेस क्या है, और इनमें कंपोजिशन क्या है। एक तो मैंने बोला कि कोर जो है उसमें आयरन और निकल ज़्यादा पाया जाता है। ये जो है इसमें एक्सट्रीम प्रेशर है 330 to 360, इसका जो GPa जो इसका प्रेशर है, इसका जो टोटल प्रेशर है 330 to 360 है GPa। द कोर विच इज़ कन्फाइंड बिटवीन 2890 किलोमीटर्स टू 6370 किलोमीटर्स, इसकी विड्थ है कोर की 2890 किलोमीटर्स टू 6370 किलोमीटर्स। उसके बाद एक कोर जो है इसको भी डिवाइड किया गया है इनटू इनर कोर एंड द आउटर कोर। तो उसके बाद ही कहते हैं कि वेयर इज द आउटर कोर विच इज़ मोल्टन एक्सटेंड फ्रॉम 2890 किलोमीटर्स टू 5150 किलोमीटर्स। ये आउटर कोर की विड्थ है ये जो मोल्टन स्टेट में है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो आयरन निकल वगैरह पाया जाता है वो मोल्टन स्टेट में है, वो गले हुए स्टेट में है, पिघले हुए स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं है। The mantle is the intermediate layer sandwiched between the core and the crust। अब जो mantle है वो क्या है, वो एक sandwiched layer है, बीच वाली लेयर है जो कोर और crust के बीच में आती है। This layer extends from the base of the crust which varies from the average depth of 60 to 80 kilometers। तो ये जो है
ये बेस ऑफ द क्रस्ट से शुरू होती है जो कि 60 to 80 किलोमीटर्स है, और इन केस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड 5 to 10 किलोमीटर्स इन केस ऑफ ओशनिक क्रस्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम देखें कि जो लेयर है, बेस लेयर है क्रस्ट की, जो वेरी करती है, जिसकी डेप्थ वेरी करती है 60 to 80 किलोमीटर्स, इसका जो टोटल एक्सटेंशन है ये कहाँ तक एक्सटेंड है, 5 से 10 किलोमीटर का एक्सटेंशन है इसका। और अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन में इसका एक्सटेंशन 2850 किलोमीटर ज़्यादा है। द मेंटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है मेंटल, जो कि कोर को क्रस्ट से जोड़ा रहता है। मेंटल कोर को क्रस्ट से जोड़ता है, और इसी वजह से मेंटल की वजह से भी कोर जो है वो क्रस्ट के साथ जोड़ा रहता है। द ओशनिक करंट इज थिनर, एवरेज 5 to 10 किलोमीटर्स एंड द डेंसर कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे कहते हैं जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर है थोड़ा सा। ओशन का जो अपर क्रस्ट होता है वो थिन होता है, उसकी जो विड्थ होती है 5 to 10 किलोमीटर्स होती है, और वो डेंस होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंट्स के क्रस्ट होते हैं, अपर लेयर जो होती है, उससे थोड़ा वो ओशनिक जो है वो थिन होता है, उसकी थिकनेस होती है 30 to 100 किलोमीटर्स एंड इज लेस डेंस, और वो डेंस कम होता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम, वो कम होता है। दैट मीन्स ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थिन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस इज कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब तीनों का कंपोजिशन देखना है क्या है, वो हमने पहले ही बोला, एक छोटा सा टॉपिक है ये, कोर, मेंटल और क्रस्ट का कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि मटेरियल्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो कोर है हमारा, उसमें तो मोल्टन मैग्मा होता है, मैंने बोला उसमें मोल्टन स्टेट में मैटर होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग जो है, अगर हम द अंडरग्राउंड माइनिंग हैज़ एट द मोस्ट बीन कैरीड आउट अप टू 10 किलोमीटर्स। अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग भी करते हैं वो सिर्फ 10 किलोमीटर तक करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद हमें जो अर्थ की जो लेयर्स है वो रॉकी नज़र आएंगे। सो गाइज गुड बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, MEV 13 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि हमारा नया ब्लॉग है। टिल देन बाय।